जरा कल्पना कीजिए एक बहुत ही शानदार जगमगाती हुई पार्टी की। चारों तरफ एकदम चकाचौंध है। वहां मौजूद हर इंसान मतलब एकदम महंगे डिजाइनर और ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं। राइट। और हर किसी के हाथ में वो एकदम लेटेस्ट वाला चमचमाता हुआ स्मार्टफोन है। अगर खिड़की से बाहर पार्किंग की तरफ देखें तो एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ, बाहर से देखने पर तो सब एकदम सक्सेसफुल लगते हैं। एग्जैक्टली। कोई भी उन्हें देखकर पहली नजर में यही कहेगा कि असली मायने में सफल लोग बस ऐसे ही होते हैं। लेकिन हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य विषय यही दिखावे वाली सफलता है। बिल्कुल। आज हम जिन स्रोत सामग्रियों पर बात कर रहे हैं वो हमें ये समझने में मदद करेंगी कि समाज में जो सोशल प्रूफ देने के लिए या दूसरों की नजरों में अमीर दिखने के लिए बेतहाशा खर्च किया जाता है, उसकी असल मनोवैज्ञानिक कीमत क्या होती है। बहुत गहरा विषय है ये, है ना? तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्या लोग सच में अपनी इन महंगी चीजों के मालिक हैं या फिर ये बेजान चीजें उनकी मालिक बन चुकी हैं। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये जो पार्टी वाला दृश्य आपने बताया ना, वो बहुत ही सटीक है, क्योंकि यह उस भ्रम को बहुत अच्छे से दर्शाता है जिसमें आज की आधुनिक दुनिया जी रही है। राइट। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट और चमकदार लगता है, लेकिन उस शानदार सूट या उस महंगी ड्रेस के पीछे की कड़वी सच्चाई अक्सर कुछ और ही होती है। मतलब अंदर की हकीकत अलग होती है। बिल्कुल। जरा उस पार्टी में मुस्कुराते हुए, हाथ में कीमती ड्रिंक पकड़े हुए उस इंसान के बारे में सोचिए। उसका दिल हर महीने मोबाइल पर आने वाले वो EMI डिडक्टेड के मैसेज को देखकर जोर से धड़कने लगता है। वो मैसेज तो सच में डरावने होते हैं। उसके माथे पर भले ही पसीना न दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक अजीब सी घबराहट में जी रहा है। वो जो आत्मविश्वास पूरी दुनिया को दिखा रहा है, वो असल में बस एक उधार का आत्मविश्वास है। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। उधार का आत्मविश्वास सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या ये लुकिंग रिच यानी अमीर दिखना कभी कभी जरूरी नहीं होता? मतलब अगर कोई कॉर्पोरेट दुनिया में है और वो किसी क्लाइंट मीटिंग में एक पुरानी खटारा गाड़ी में जाए, तो क्लाइंट को तो यही लगेगा कि इसका बिजनेस शायद डूब रहा है। तो क्या फेक रिच होने और अपने करियर या अपनी इमेज में इन्वेस्ट करने के बीच कोई बुनियादी फर्क नहीं है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, और यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खाते हैं। अपनी इमेज में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि एक साफ सुथरा प्रोफेशनल सूट पहनना, राइट, या एक भरोसेमंद गाड़ी रखना जो समय पर मीटिंग में पहुंचा सके। इसका एक स्पष्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन ये फेक रिच ट्रैप वहां शुरू होता है जब कोई इंसान सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खर्च करता है, या अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए। एग्जैक्टली, अपनी औकात से बाहर जाकर खर्च करना। ये फर्क है एक अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहनने और एक ऐसी घड़ी पहनने में जिसकी किस्तें चुकाने में रातों की नींद उड़ जाए। समझ गई। अगर हम मशहूर लेखक थॉमस जे स्टैनली की रिसर्च को देखें, जो उनकी किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में छपी है, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। अच्छा, वो क्या है? स्टैनली ने अपनी बरसों की रिसर्च में पाया कि जो लोग असल में करोड़पति हैं, वो अक्सर वो लोग बिल्कुल नहीं होते जो हमें टीवी या सोशल मीडिया पर सफलता का चोला पहने हुए दिखते हैं। तो फिर वो असली करोड़पति दिखते कैसे हैं? स्टैनली के डेटा के अनुसार असली करोड़पति बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। वे किसी पॉश इलाके में विशाल हवेलियों में नहीं रहते। तो वो कहाँ रहते हैं? वे मिडिल क्लास मोहल्लों में शांति से उसी घर में 20 साल तक रहते हैं। वे अक्सर पुरानी और भरोसेमंद गाड़ियां चलाते हैं। उनके हाथों में लाखों की घड़ियां नहीं होती। मतलब कोई दिखावा नहीं? बिल्कुल नहीं। वे बिना किसी शोर शराबे के अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। उनके पास वो सब कुछ नकद खरीदने की ताकत होती है जो उस पार्टी में मौजूद लोगों ने लोन पर लिया है। अरे वाह! लेकिन वे जानबूझकर उसे ना खरीदने का फैसला करते हैं। उनका फोकस अमीर दिखने पर नहीं, बल्कि असल में अमीर बने रहने पर होता है। ये बात मुझे एक और उदाहरण की याद दिलाती है। मतलब एक विशाल गहरे पेड़ और एक फूलदान में सजे हुए कटे हुए फूल का फर्क। दिलचस्प है। कैसे? जो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं वो उस कटे हुए फूल की तरह हैं। बाहर से देखने पर वो फूल बहुत खूबसूरत और परफेक्ट लगता है, लेकिन उसकी कोई जड़ें नहीं होती, उसका कोई आधार नहीं होता। कुछ ही दिनों में या किसी छोटी सी आर्थिक परेशानी की धूप पड़ते ही वो मुरझाकर खत्म हो जाएगा। एकदम सही बात है। इसके ठीक उलट जो असली अमीर हैं वो उस गहरे बरगद के पेड़ की तरह होते हैं।
बाहर से वो शायद उतने आकर्षक ना दिखें, लेकिन जमीन के नीचे उनकी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत होती हैं कि कोई भी आर्थिक मंदी का तूफान उन्हें आसानी से हिला नहीं सकता। राइट, वे हर मौसम में टिके रहते हैं। हाँ, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा असर जिंदगी के पन्नों पर उतार कर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में 2 बहुत ही दिलचस्प किरदार दिए गए हैं, राहुल और अमित। मान लीजिए राहुल एक ऐसा युवा है जिसे अपनी पहली अच्छी सैलरी वाली जॉब मिली है। तो उसने क्या किया? अब सैलरी आते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि एक भारी भरकम लोन लिया और एक शानदार लग्जरी कार खरीद ली। ये तो बहुत आम बात है आजकल। बिल्कुल। अब जब वो उस कार से ऑफिस जाता है तो बाहर से वो बहुत सक्सेसफुल लग रहा है, लोग उसे देखकर जलते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उस कार की EMI भरने के दबाव ने उसकी सारी आजादी छीन ली है। ये तो होना ही था। मान लीजिए उसका बॉस बहुत खराब है, जॉब का माहौल बहुत टॉक्सिक है, उसे रोज मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या वो उस जॉब को छोड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को उसे कार की किस्त भरनी है। वो बाहर से भले ही राजा दिखे, लेकिन असल में वो एक ऐसी जेल में बंद है जिसकी चाबी उसने खुद समंदर में फेंक दी है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि राहुल ने वो कार आजादी और खुशी महसूस करने के लिए खरीदी थी। हाँ, लंबी ड्राइव के सपने देखे होंगे। राइट, लेकिन उसी कार के कर्ज ने उसे एक नापसंद नौकरी का गुलाम बना दिया है। और अब अगर हम इस कहानी के दूसरे किरदार अमित की तरफ देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। अमित की कहानी क्या है? अमित की आय शायद राहुल से काफी कम है, लेकिन अमित ने इस दिखावे की अंधी दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। मतलब उसने कार नहीं ली? उसने अपने खर्चों को बहुत सख्ती से कंट्रोल किया और अपनी बचत को सूझबूझ के साथ इंडेक्स फंड्स में निवेश करना शुरू किया। अमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स या कोई साधारण सी पुरानी बाइक इस्तेमाल करता है। और शायद समाज अमित को मुड़कर देखे भी नहीं। लोग उसे कंजूस भी कह सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन अमित का वो निवेश आखिर काम कैसे करता है? अमित का निवेश कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत पर काम करता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गणित की सच्चाई है। जब अमित हर महीने बिना नागा किए एक छोटी सी रकम इंडेक्स फंड्स में डालता है तो बाजार के रिटर्न के साथ उसका पैसा बढ़ता है। 10 या 15 साल में ये रकम बहुत विशाल हो जाती है। राइट, कंपाउंडिंग का फायदा। एग्जैक्टली। अमित भले ही राहुल जितना अमीर न दिखे, लेकिन वो सही मायनों में वेल्दी है, क्योंकि अमित के पास जीवन में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस है उसके पास। हाँ, अगर कल को अमित का बॉस भी उसी तरह का बुरा बर्ताव करता है तो वो बिना किसी खौफ के अपना इस्तीफा उसके मुंह पे मार सकता है। अरे वाह, क्या आजादी है! उसे बैंक की किस्त का कोई डर नहीं है। उसका निवेश उसे वो आजादी देता है कि वो कुछ महीने बिना नौकरी के भी सुकून से बैठकर कोई नया काम ढूंढ सके। असली वेल्थ वो पैसा नहीं है जो खर्च कर दिया गया, बल्कि वो पैसा है जिसे बचा लिया गया। पर समाज का नजरिया इस मामले में काफी अजीब है। समाज हमेशा राहुल के उस चमचमाती कार का जश्न मनाता है। बिल्कुल। लोग उसकी पीठ थपथपाते हैं, जबकि अमित की जो असली आजादी है, उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि इंसानी दिमाग सफलता को सिर्फ उन चीजों से मापता है जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है? इसके पीछे पूरा का पूरा विकासवादी मनोविज्ञान यानी इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी काम करती है। अच्छा, वो कैसे? ये दिमाग की वायरिंग में है। एग्जैक्टली। आज भी हमारी वायरिंग वैसी ही है। हम बाहरी दिखावे को देखकर ही सामने वाले की हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। हम एक विजुअल समाज में रहते हैं जहां तुरंत सबूत चाहिए होता है। मानसिक शांति या बैंक बैलेंस की तो कोई फोटो खींचकर इंटरनेट पे नहीं डाल सकता ना? सही कहा। लेकिन इस दिखावे की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई जाती। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें और विक्की रॉबिन के गहरे सिद्धांत को समझें। हाँ, विक्की रॉबिन का सिद्धांत। तो ये पूरी बहस एक बहुत ही दार्शनिक मोड़ ले लेती है। रॉबिन का सिद्धांत यह है कि पैसा सिर्फ रंग बिरंगे कागज के टुकड़े या बैंक अकाउंट के नंबर बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? पैसा असल में इंसानों की लाइफ एनर्जी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लाइफ एनर्जी मतलब ये सिर्फ बाजार में जाकर लेन देन करने का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए इसे हमारे स्रोत के उसी स्मार्टफोन वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बाजार में एक नया फोन आया है जिसकी कीमत 50,000 रुपए है। अब एक इंसान जिसके पास पहले से ही एक ठीक-ठाक चलने वाला फोन है, वो सिर्फ वो सोशल प्रूफ के लिए नया फोन खरीदने जाता है। जरा रुकिए, मुझे इस गणित को ठीक से समझने दीजिए। हाँ, बताइए। अगर कोई इंसान अपनी नौकरी में 1 घंटे के 1,000 रुपए कमाता है, तो उस 50,000 के फोन की कीमत उसके जीवन के केवल 50 घंटे ही तो हुई। राइट। एक पूरे जीवन काल में 50 घंटे देना कोई बहुत बड़ा सौदा तो नहीं लगता।
इसमें इतना नुकसान क्या है? यही तो सारा खेल है और यहीं पर विकी रॉबिन का सिद्धांत आंखें खोलने वाला है। वो 1000 रुपए प्रति घंटा असल में 1000 है ही नहीं। अच्छा, वो कैसे? सबसे पहले उसमें से सरकार अपना टैक्स काट लेगी, तो वो शायद 800 रह जाएगा। सही माप है। फिर उस ऑफिस तक पहुंचने का रोज का खर्च, पेट्रोल, कैब का किराया, ऑफिस के महंगे कपड़े और तो और उस टॉक्सिक जॉब की थकान मिटाने के लिए वीकेंड पर किया गया वो फालतू खर्च। हाँ, वो वीकेंड पार्टीज। एग्जैक्टली। इन सारे छिपे हुए खर्चों को अगर हम उस कमाई में से घटा दें तो असल में वो इंसान 1 घंटे के शायद सिर्फ 300 रुपए ही कमा रहा है। ये तो सच में बहुत डरावना गणित है। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, उस 50,000 के फोन की कीमत 50 घंटे नहीं रही बल्कि लगभग 170 घंटे हो गई है। बाप रे। यानी उस इंसान ने अपने जीवन का पूरा 1 महीना अपने परिवार से दूर रहकर अपनी रातों की नींद खराब करके सिर्फ एक कांच और प्लास्टिक के टुकड़े के लिए दे दिया। वो अपना अनमोल समय, अपनी ऊर्जा जो वो किसी हॉबी को दे सकता था, वो सब उस एक गैजेट के लिए कुर्बान कर रहा है। इस लाइफ एनर्जी के चश्मे से दुनिया को देखा जाता है तो कोई भी नई चीज खरीदने से पहले जो सवाल मन में आता है वो बदल जाता है। हाँ, सवाल ही बदल जाता है। आमतौर पर लोग सिर्फ इतना सोचते हैं कि क्या इसे खरीदने के पैसे हैं या क्या इसकी EMI आसानी से दी जा सकती है। राइट। लेकिन लाइफ एनर्जी का सिद्धांत समझने के बाद सवाल ये हो जाता है कि क्या ये चीज मेरी जिंदगी के उन अनमोल घंटों, उस तनाव और उस खून पसीने की मेहनत के लायक है? और ज्यादातर मामलों में, खासकर जब बात सिर्फ दिखावे की हो, तो अंदर से जवाब एक बड़ा नहीं ही आता है। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब अपनी उम्र के हिस्से बेचकर सामान खरीदा जा रहा है। और अगर हम राहुल वाले उदाहरण पर वापस जाएं, हाँ, जहां वो फंसा हुआ था। हाँ, जहां अनावश्यक चीजों के लिए लाइफ एनर्जी चूसने वाली उस नौकरी में फंसा रहना मजबूरी बन गया है, तो ये स्थिति तब और भी भयानक हो जाती है जब इसमें लोन और क्रेडिट कार्ड की एंट्री होती है। क्रेडिट कार्ड्स तो आग में घी का काम करते हैं, है ना? ये वित्तीय उपकरण तो जैसे इस दलदल को 100 गुना गहरा कर देते हैं। एकदम। और इस मकड़जाल को समझने के लिए हमें डेव रामजी के उस कथन पर गौर करना चाहिए जो हमारे स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। उन्होंने क्या कहा है? रामजी कहते हैं कि कर्ज एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो इंसान की शांति और उसके भविष्य के सपनों को पूरी तरह से कैद कर लेती है। अदृश्य जंजीर, बहुत सही शब्द है। हाँ, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज के समाज ने EMI पर चीजें लेने को और अपनी हैसियत से बाहर जाके खर्च करने को इतना नॉर्मल बना दिया है कि लोगों को अभी अजीब ही नहीं लगता। वैसे सक्सेसफुल जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। बाय नाउ पे लेटर, यानी अभी खरीदो और बाद में चुकाओ। ये तो जैसे आज का नया राष्ट्रीय मंत्र बन गया है। बिल्कुल। बिना पैसे दिए सामान घर ले आना एक तरह का नशा बन चुका है। और इसी नशे में लोग ये भूल गए हैं कि असली अमीरी महंगे ब्रांड्स के लोगों में नहीं छपी होती। असली अमीरी तब महसूस होती है जब महीने के अंत में आने वाली इनकम पूरी तरह से अपनी हो, किसी बैंक की या किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी की नहीं। एग्जैक्टली। जब उस पैसे पर किसी और का दावा ना हो। ये कर्ज की अदृश्य जंजीरें इतनी खामोशी से जकड़ती हैं कि एहसास ही नहीं होने देती कि पूरी जिंदगी सिर्फ ब्याज चुकाने में और दूसरों को अमीर बनाने में निकल रही है। बहुत गहरी बात है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? हम इस फेक रिच ट्रैप को गहराई से समझ गए, राहुल और अमित की कहानी के जरिए आजादी का महत्व भी समझ गए, लाइफ एनर्जी का गणित देख लिया और इस कर्ज की अदृश्य जंजीर को भी पहचान लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। हमारे स्रोत इस बारे में एक बहुत ही स्पष्ट समाधान सामने रखते हैं और वो समाधान है दिखावे की जगह डिसिप्लिन यानी अनुशासन को चुनना। और इस डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में लागू करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो नियम जिसे पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक अचूक नियम माना जाता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। एग्जैक्टली। पे योरसेल्फ फर्स्ट यानी खुद को सबसे पहले भुगतान करने का नियम। लेकिन एक बात बताइए, किताबों में और ऐसी चर्चाओं में ये नियम बहुत अच्छा लगता है कि अपनी कमाई का 10% बचाएं। लेकिन असल जिंदगी में जहां EMI, घर का किराया, राशन और बच्चों की फीस ही पूरी सैलरी का 80% खा जाती है, वहां कोई ये कैसे करे? ये बहुत लोगों का सवाल होता है। ये तो मिडिल क्लास के लिए कोरी किताबी बात लगती है। जब बचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो शुरुआत कैसे हो? ये एक बहुत ही वाजिब और प्रैक्टिकल चिंता है और इसका जवाब गणित में नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर में छिपा है।
अच्छा। आमतौर पर जो गलती होती है वो ये है कि पहले सारे खर्चे किए जाते हैं और फिर उम्मीद की जाती है कि महीने के अंत में कुछ बच जाएगा। और वो कभी नहीं बचता। राइट, वो कभी नहीं बचता क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारी आय के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब है इस प्रक्रिया को पलट देना और उसे ऑटोमेट कर देना, मतलब सिस्टमैटिक कर देना। हाँ, अगर 10% मुमकिन नहीं है तो सिर्फ 1% से शुरुआत की जा सकती है। यानी पैसा हाथ में आने से पहले ही गायब हो जाए। बिल्कुल, सैलरी वाले दिन ही बिना कुछ सोचे एक छोटी सी तय रकम अपने आप कटकर किसी निवेश वाले खाते में चली जानी चाहिए, जैसे वो पैसा कभी कमाया ही नहीं गया था। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एग्जैक्टली। जब वो पैसा मुख्य खाते में दिखेगा ही नहीं तो दिमाग अपने आप बचे हुए पैसों में ही महीने का खर्च चलाने का तरीका ढूंढ लेगा। यह तरीका इंसान को खुद की कमजोरियों से बचाता है। बहुत सही। जब खुद को सबसे पहले भुगतान किया जाता है तो असल में यह संदेश दिया जा रहा होता है कि खुद का भविष्य किसी भी नए गैजेट या दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है, मतलब अपने ही दिमाग को हैक करके सही रास्ते पर लाना। सही कहा। अगर आज की इस पूरी चर्चा का एक मुख्य सार निकाला जाए तो वो ये है कि जिंदगी सिर्फ बेजान चीजें इकट्ठा करने और घर को एक गोदाम बनाने के लिए नहीं मिली है। बिल्कुल नहीं। जिंदगी का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मन की शांति। अगर बैंक में करोड़ों रुपए हैं या घर के बाहर 4 लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन अंदर से वो कर्ज रातों की नींद उड़ा रहा है, तो दुनिया की नजरों में वो इंसान भले ही सबसे अमीर हो, लेकिन असलियत में वो बहुत गरीब है। राइट। असली सफलता ये है कि रात को बिना इस डर के सोया जा सके कि अगर अगले महीने सैलरी नहीं आई तो परिवार का क्या होगा। एक छोटी सी बचत जो अपना कल खुद डिजाइन करने का कॉन्फिडेंस दे, वही असली रास्ता है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा सुविधाएं देता है, ऑप्शंस देता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस पैसे को सिर्फ दुनिया को ये साबित करने के लिए खर्च कर देना कि मेरे पास पैसा है, ये एक बहुत बड़ी भूल है। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। एकदम सही बात है। जब पैसा किसी के लिए काम करता है तब जाके असल आजादी मिलती है। आज की चर्चा ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि सफलता का पैमाना वो नहीं है जो विज्ञापन या समाज तय करता है, बल्कि वो है जो अंदर से सुकून का एहसास देता है। और यही इस दिखावे की अमीरी के जाल से बचने और एक सच्ची आजाद जिंदगी जीने का एकमात्र तरीका है। तो आज की इस लंबी और गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक नया और गहरा सवाल छोड़ने का वक्त आ गया है। बताइए। जरा उस दुनिया के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए जिसमें हम आज जी रहे हैं, जहां हर नई खरीदी गई चीज की तस्वीर तुरंत इंटरनेट पर डाल दी जाती है। राइट। मान लीजिए कल सुबह जब आँख खुले तो दुनिया के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अरे बाप रे। कोई लाइक करने वाला ना हो, कोई कमेंट ना हो, तो क्या तब भी इंसानों की खर्च करने की आदतें वैसी ही रहेंगी? बहुत गहरा सवाल है। फोन तब भी खरीदे जाएंगे जब उन्हें देखकर तालियां बजाने वाला कोई ना हो? क्या हमारी जरूरतें सच में हमारी अपनी है या वे सिर्फ दूसरों की झूठी तारीफें बटोरने का एक जरिया भर बनकर रह गई हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।